नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। सोल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर नागरिकों का विकास जरूरी। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना को बताया विकसित भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो त्शेरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी को बताया बड़ा भाई। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग साझा कर रहे हैं प्रेरक जीवन गाथाएं। 71 साल बाद दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे औपचारिक शुभारंभ। ग्रंथ डिंडी की परंपरा के साथ सम्मेलन की शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत सरकार प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक तमिल भाषा के सर्वांगीण विकास के लिए है प्रतिबद्ध। कहा, राजनीतिक हितों के लिए एनईपी 2020 का राजनीतिकरण करना निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक लोग आए गरीबी रेखा से ऊपर। विधान सदन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, महाकुंभ का आयोजन राज्य की अर्थव्यवस्था में करने वाला है 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो त्शेरिंग तोब्गे सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक जगत, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के लोग अपनी प्रेरक जीवन गाथाएं साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना अहम है। ये आत्मा की अनुभूति कराता है। द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। नेतृत्व को सिर्फ पावर तक सीमित करने के चलन को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब नेतृत्व की भूमिका वही निभा सकता है जिसके पास नवोन्मेष और प्रभाव की क्षमता हो। आने वाले समय में लीडरशिप सिर्फ पावर तक सीमित नहीं होगी। लीडरशिप के रोल्स में वही होगा जो इनोवेशन और इम्पैक्ट की कैपेबिलिटीज हो। देश के इंडिविजुअल्स को इस नीड के हिसाब से इमर्ज होना पड़ेगा। सोल इन इंडिविजुअल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन होगा। आने वाले समय में इस संस्थान से ऐसे लीडर्स निकलेंगे जो डिसरप्टिव चेंजेस के बीच काम करने को तैयार होंगे। 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण के उद्घाटन अवसर पर भूटान के पीएम दाशो त्शेरिंग तोब्गे ने पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई भारत की प्रगति की तारीफ की। उन्होंने इसे असाधारण अवसर बताया और कहा कि वे पीएम मोदी में एक बड़े भाई की छवि देखते हैं। यह आदर्शवान मौका है, वह इसलिए कि विश्व के महान नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही नेतृत्व का पाठ पढ़ूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे बड़े भाई,
आपने अपनी बुद्धिमानी, साहस और करुणा से भरे नेतृत्व से भारत को केवल 10 ही वर्षों में प्रगति की पथ पर अग्रसर किया है। भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। Your Excellency, Prime Minister, my mentor, every time I meet you, I am inspired to work even harder as a public servant. 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन में उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए इस आयोजन को विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। His blend of leadership accompanied or intermingled with spirituality is a praiseworthy thing. Because politicians and spirituality doesn't go hand in hand in general, but he is an amalgamation, a beautiful flower that carries both the fragrances. Prime Minister deeply believes that the future of a country like India is not just natural resources, as he said, it's about human resources. And his commitment to the youth of India, the young talent, to convert them into leaders is very critical for India becoming a Viksit Bharat. Prime Minister is, as we all know, is a karma yogi. He is rightly sort of driving this country forward towards being one of the, as he rightly mentioned, Viksit Bharat in 2047. For that, a lot of work has to be done. And what he said was, we have taken our first step towards that mission. And to achieve that ultimate goal of Viksit Bharat in 2047, we will need a lot of bright young minds, leaders, who in turn will keep on driving this momentum. No one person can do it, but one leader can do it by creating many more leaders. जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो एक बहुत ही मैं कहूँगा एक बहुत ही फार साइटेड विजन है कि they want to create a huge pipeline of leadership. That is what his idea is. 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन में अपने कार्यों से समाज का नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इनका संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य में उनका भी अहम योगदान हो। उन्होंने पीएम मोदी के संबोधन को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। हमारे प्रधानमंत्री जी को जो आज हमने इस लीडरशिप कॉन्क्लेव में सुना है, उससे मुझे प्रेरणा मिली है। और मैं सरपंच गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर चलाता हूं देश भर में, जिसमें बहुत सारे यंग लीडर्स आते हैं। तो मुझे जो यहाँ से प्रेरणा मिली है, मैं इन शब्दों को वहाँ तक लेकर जाऊँगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और जो फाउंडर हैं इसके, उन दोनों ने मिलके युवाओं को ये मौका दिया कि वो आगे आए, इससे जुड़ें, अपनी वो दें, पार्टिसिपेट करें इसमें और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करें और देश को विकसित बनाएं। प्रधानमंत्री हैज सेड दैट द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप विल क्रिएट लीडर्स फॉर द वर्ल्ड एंड विल क्रिएट लीडर फॉर द इंडिया। जो पीएम का जो विजन है स्कूल स्पेशली लीडर्स बनाने के लिए, और मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहाँ आऊँ तो लीडर बन के आऊँ, और ऐसे ही जैसे मोदी जी फंक्शन चला रहे हैं, जैसे यूथ को कलेक्ट कर रहे हैं, वैसा कुछ करूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सोल फाउंडेशन का आज इनॉग्रेशन है। सोल फाउंडेशन को आज स्थापित किया जा रहा है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे फ्यूचर में ये बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा और हमारे यूथ को एक नई दिशा में लेकर जाएगा। In the speech of Prime Minister Narendra Modi ji, the one mantra that I was blown away was the thinking of global thinking with local upbringing. That I was like, yeah, this is exactly the point that we need. We need local solutions for global problems. So this is the way that we as youth leaders can shape the country, can shape the future of our country and pave the way for the success for a Viksit Bharat. जब शुरुआत थी भारत की, तो भारत किससे चलता था? वो चलता था मसल पावर से, उसके बाद चला मनी पावर से। अब जो भारत आगे बढ़ने वाला है, विकसित भारत जो बनने वाला है, वो बनने वाला है हम युवाओं की सोच से। मैं यही कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो इस तरह के कार्यक्रम को कराकर युवाओं में एक उत्सुकता और जागरूकता प्रकट कर रहे हैं और एक ज्वाला प्रकट हो रही है, जिसके द्वारा युवाओं में हिम्मत आ रही है कि वो अपने विचारों को सबके सामने एक नेशनल लेवल पर प्रकट कर सकें।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि यदि हम मैनेजमेंट और लीडरशिप में अंतर को समझकर काम करें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल एक छात्र के सवाल के जवाब में उन्होंने समझाया कि प्लानिंग और इंस्पिरेशन के अंतर को भी समझना होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर टीम और लीडर एक साथ मिलकर काम करें तो हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मैनेजमेंट और लीडरशिप के बीच में जो डिफरेंस है वो प्लानिंग और इंस्पिरेशन वाला डिफरेंस है। इंस्पिरेशन तब आता है जब सामने वाला लगता है कि ये मेरे साथ है, लीडर मेरे साथ है, हम अलग नहीं है, ये टीम अलग नहीं है, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, एक साथ काम करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी वो एक साथ सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, ये डिफरेंस अगर हम अपने आप में ले आए तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो फिर हम मैनेजमेंट से निकल के लीडरशिप में आ जाएंगे। मैनेजमेंट तो कोई भी पढ़ के भी कर सकता है, राइट? मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती है, टूल्स होते हैं, वो पढ़ के भी कोई भी कर सकता है। लीडरशिप में यू हैव टू बी देयर ऑन द स्पॉट फ्रॉम द फ्रंट एंड बी विद द टीम। टीम को लगना चाहिए कि ये मेरा है, मैं इनके साथ हूं, ये मेरे लिए है, राइट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। 21 से 23 फरवरी तक इस सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें पैनल चर्चा, पुस्तक प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ संवाद सत्र आदि आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। सम्मेलन का उद्देश्य मराठी साहित्य की कालातीत प्रासंगिकता का उत्सव मनाना है। इसमें भाषा संरक्षण, अनुवाद और साहित्यिक कार्यों पर डिजिटलीकरण के प्रभाव जैसे विषय भी शामिल हैं। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के नाम से भी जाने जाने वाले इस सम्मेलन में 5000 से अधिक साहित्य प्रेमियों के शामिल होने की उम्मीद है, जो विश्व स्तर पर मराठी संस्कृति और साहित्य का जश्न मनाएंगे। मराठी साहित्य सम्मेलन में पुणे से दिल्ली तक साहित्यिक ट्रेन यात्रा द्वारा 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें 2600 से अधिक कविताओं की प्रस्तुति, 50 पुस्तकों का लोकार्पण और 100 बुक स्टॉल लगाए जाएंगे। देश भर से प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, कवि और साहित्य प्रेमी भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका ये पत्र राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित है। एनईपी 2020 को लेकर स्टालिन का विजन सही नहीं है। Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin has written a letter to Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. He has written the letter not in a good spirit. He has mentioned few imaginary concerns through that letters, and his letter is full of political motivation and looking into his own political convenience, he has written that letter. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक तमिल भाषा के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। According to Prime Minister Modi, if I quote, Tamil language is eternal and Tamil culture is global. The government is fully committed to popularizing Tamil language and culture. NEP is not recommending imposition of any language on the respective students of the state. That means in no way NEP is recommending imposition of Hindi in Tamil Nadu. This misinformation, this falsehood should not be spread from the responsible persons. उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 छात्र केंद्रित और भविष्य केंद्रित है। एनईपी किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपती है। राजनीतिक हितों के लिए एनईपी 2020 का राजनीतिकीकरण करना निंदनीय है। Government of India is committed to implement NEP. We are committed to develop all part of country, and specifically my Prime Minister is very proud of Tamil literature, Tamil language,
and Tamil heritage. This year also we are celebrating Kashi Tamil Sangamam in Kashi in Banaras. Rishi Agastya as theme of this conference, this event. So I appeal again to everybody to come out of political approach. We must committed to our future of our students. हाल ही में ये खुलासा हुआ है कि भारत में वोटर टर्नआउट प्रभावित करने के लिए विदेश से फंडिंग की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देकर कहा था कि अमेरिका की पूर्व सरकार भारत में सत्ता परिवर्तन चाहती थी। दरअसल ट्रंप सरकार ने अमेरिका द्वारा दी जा रही कई देशों को विदेशी सहायता को हाल ही में निरस्त कर दिया है। भारत में सत्ताधारी दल बीजेपी पहले से ही आरोप लगाती रही है कि विदेशों में बैठे कुछ ताकतें भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगी हैं। अब हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार में जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के दावों पर सवाल उठाया जा रहा है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। चुनाव में अमेरिकी फंडिंग मामले में भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते करते भारत से नफरत करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी क्षमता से प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का सहारा लिया जाता है। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी? और ये और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि जिनके तार गांधी परिवार से जुड़ते हैं, उनका काम फैक्ट चेकिंग करना नहीं है। उनका काम केवल राहुल गांधी के बोले झूठ को सत्य बता के आगे बढ़ाना है। सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, जिनके तार जुड़ते हैं गांधी परिवार से, उनका काम फैक्ट चेकिंग नहीं है। उनका काम केवल और केवल जो झूठ राहुल गांधी बोले उसको सत्य बता के और आगे बढ़ाना है। तो इनकी भी फंडिंग हो रही है और इसीलिए आज सुबह से ये गांधी परिवार के फैक्ट चेकर्स बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं बताने में कि भाई ये जो 21 मिलियन यूएस डॉलर्स है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सालों बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई महिला मुख्यमंत्री शासित हुई है। ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री ने देश की सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन लिया। और दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद शिष्टाचार मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। केरल में एलडीएफ सरकार के खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राज्य में सैकड़ों मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेहतर वेतन और कामकाजी स्थिति की मांग को लेकर तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगों में मानदेय को मौजूदा 7,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करना, पेंशन देना और सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए देना शामिल है। विरोध प्रदर्शन में राज्य के विभिन्न जिलों से आशा कार्यकर्ता हिस्सा ले रही हैं। करुवल्लूर पंचायत की आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें मानदेय के रूप में बहुत ही कम वेतन मिलता है।
जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल को जम्मू के बजाय तिहाड़ जेल में मौजूद कोर्ट में ट्रांसफर करने की सीबीआई की मांग पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि तिहाड़ में ट्रायल के लिए पूरी सुविधा मौजूद है और यासीन मलिक का पक्ष भी सुनना चाहते हैं। बाद में कोर्ट ने इस मामले को 7 मार्च तक के लिए टाल दिया और अगली सुनवाई पर यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या और रुबैया सईद के अपहरण के मामले में वहां की निचली अदालत में मुकदमे का सामना कर रहा है। जम्मू कश्मीर में टाडा कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए यासीन मलिक को व्यक्तिगत पेशी के लिए समन जारी किया था। सीबीआई ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि यासीन मलिक के जम्मू कश्मीर जाने से वहां का माहौल बिगड़ सकता है, गवाहों को सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और अब बात दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ की। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। ऐसे में महाकुंभ में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है, जिसे देखते हुए रेलवे ने अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं की सुविधा और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया स्थापित किए हैं। ये होल्डिंग एरिया प्लेटफॉर्म के बाहर स्थापित किए गए हैं, जिससे यात्रियों को नियंत्रित करने और भीड़भाड़ को रोकने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय के मुताबिक यात्रियों को उनकी ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के समय पर प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। उत्तर रेलवे ने गाजियाबाद, आनंद विहार, नई दिल्ली, अयोध्या धाम और वाराणसी में बड़े पैमाने पर होल्डिंग एरिया बनाए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने भी बनारस, सिवान, बलिया, देवरिया, छपरा और गोरखपुर में होल्डिंग एरिया यानी ठहरने के स्थान बनाए हैं। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीते 15 फरवरी को भगदड़ मच जाने से 18 लोगों की मौत हो गई थी और इसी के मद्देनजर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा महाकुंभ से संबंधित आपत्तिजनक भ्रामक पोस्ट और अफवाह फैलाने में लगे हैं, जिन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई राज्य के पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में हो रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान ये संज्ञान में आया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से महाकुंभ में स्नान करने आई महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं, जो महिलाओं की निजता और गरिमा का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए ऐसे 15 सोशल मीडिया अकाउंट को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। चौबीस और 25 फरवरी को भोपाल में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता, निवेशक और विशेषज्ञ मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर मंथन करने के लिए एक मंच पर जुटने वाले हैं। इस कार्यक्रम से पहले डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है, ताकि निवेशकों के सामने स्पष्ट और पारदर्शी विजन प्रस्तुत किया जा सके। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बड़े मंच पर उद्योग संघ के प्रतिनिधि एवं उद्योगपति अपने अनुभवों को साझा करेंगे। समिट 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में उद्योग जगत के दिग्गज, नीति निर्माता, निवेशक और विशेषज्ञ मध्य प्रदेश के औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर मंथन करने के लिए एक मंच पर जुटेंगे। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, हेल्थ केयर, खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप्स, वित्तीय सेवाओं और पर्यटन आदि क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं हैं, जिसको लेकर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के दिग्गज उद्योगपति भी प्रदेश की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कई अलग अलग सब्जेक्ट के सबमिट हो रहे हैं, चाहे हम टूरिज्म की बात करें, माइनिंग की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, आईटी सेक्टर्स की बात करें, तो इनका सबका सेपरेट भी होने वाला है। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो हर
सेक्टर से रिलेटेड जितने इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो करने वाले हैं, वो सभी अपने अपने समिट में भी पार्टिसिपेट करने वाले। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान पहली बार प्रवासी मध्य प्रदेश समिट का भव्य आयोजन 25 फरवरी को किया जाएगा। सम्मेलन में दुनिया भर के प्रवासियों फ्रेंड्स ऑफ एमपी समूह के सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा 15 से अधिक देशों में रहने वाले मध्य प्रदेश के 500 से अधिक प्रवासी भारतीय भी इसमें हिस्सा लेंगे, जिनमें यूके, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर और जापान जैसे देशों से महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। पहला मौका आया कि जब मध्य प्रदेश को हम एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बना पाएंगे, क्योंकि हो ये रहा है कि ये समिट अलग ढंग से इसलिए है कि पहली बार कोई कॉन्फ्रेंस की तरह समिट नहीं हो रहा है, B2B बात हो रही है, B2G बात हो रही है, हम धंधे की बात कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि इस समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो वहीं समापन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के कारण वित्तीय क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने 17 प्रकार की नीतियों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मंच से उन नीतियों को लॉन्च भी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को लगता है कि जब सरकार और निवेशक आमने सामने बैठें तो राज्य की सरकार स्पष्ट और पारदर्शी विजन को निवेशकों के सामने रख सके। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, भोपाल। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।